हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके टेंस के दूसरे भाग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखें, जिसमें मैंने टेंस के कॉन्सेप्ट को और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया है। इससे आगे हम अपने इस भाग में अगली कड़ी में चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम के बारे में सोचते हैं। चलिए, यहाँ नाम लिखा है बड़े अक्षरों में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू का मतलब होता है चालू, जारी रहना, ठीक है, जो चल रहा हो, ठीक है। मतलब प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान, और कंटिन्यूअस का मतलब हो गया जो चल रहा है, और टेंस का मतलब समय। मतलब वर्तमान समय में जो चल रहा है उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। मतलब जो काम अभी जारी है, जो काम चल रहा है, वो इस टेंस के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसके नाम में ही इसका अर्थ पूरा छुपा हुआ है। इसके बहुत सारे नाम मैंने पहले भी बताए हैं आपको पिछले वीडियो में आपने इसके नाम को जाना होगा, तो वहाँ पर हमने इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से बताया है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से। इम्परफेक्ट का मतलब जो परफेक्ट नहीं है, जो अपने आप में पूरा नहीं है, मतलब पूरा नहीं है, अधूरा है। अधूरा नहीं मतलब चल रहा है ना। और प्रोग्रेसिव का मतलब जो प्रोग्रेस में है, जो अभी गतिशील है। तो हर एक शब्द यहाँ पर जो तीनों शब्द हैं, चाहे वो इम्परफेक्ट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, या फिर जो है प्रोग्रेसिव हो, इन तीनों शब्दों में यही दिखाया जा रहा है कि काम कंटिन्यू है, काम चल रहा है। इसीलिए इन तीनों का अर्थ एक ही है। तो सबसे पहले हम इससे आगे बढ़ें, इस टेंस के बारे में और ज़्यादा जानें। पहले यूजेस ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम लोग किस तरह के वाक्यों में करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रांसलेशन पे। तो पहले किस तरह के वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, इस टेंस के वाक्य का, तो इसे जानें। सबसे पहले है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कि एक ऐसी क्रिया के बारे में, उस क्रिया को बताने के लिए जो बोलते वक्त जारी हो, ठीक है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने देखा था, कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली बताया था इस बात को कि उन्हें दिक्कत होती है अंग्रेज़ी को समझने में। तो मैंने अब अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। तो जो बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम के हैं वो अंग्रेज़ी में जानें, जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में जानें। ये आप दोनों के लिए सहूलियत वाला होगा। तो यहाँ पर है कि ऐसे कार्य को बताने के लिए जो बोलते वक्त जारी हो। मतलब जब हम किसी काम को, उस वक्त उस काम के बारे में बोल रहे हैं, तो वो काम उस समय भी चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग एट द प्रेजेंट टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, एट द प्रेजेंट टाइम। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं कि वह एक गीत गा रहा है। मतलब अभी हम जब बोल रहे हैं इस बात को कि वह गीत गा रहा है, तो वो गा रहा है एक्चुअली में, ठीक है। मेरा भाई सो रहा है, माई ब्रदर इज़ स्लीपिंग, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह के सेंटेंसेस को आप इस श्रेणी में रखते हैं। दूसरा देखें कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूडिंग द प्रेजेंट बट नॉट बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब ऐसे काम, पहले यहाँ देखिए, टू डिस्क्राइब एन एक्शन मतलब ऐसे काम को बताने के लिए जो कि गोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो एक काफ़ी लंबे समय से चल रहा होगा, ठीक है। मतलब वो अभी वर्तमान समय भी से भी जुड़ा हुआ है, मतलब लंबे समय से चला आ रहा है, अब तक भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी हो नहीं रहा है, लेकिन अभी तक ये समय में जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हिंदी में देखें, मैंने लिखा है, ऐसे काम के होने या चालू रहने का बोध करने में होता है जो तत्काल नहीं हो रहे हैं परंतु आसपास के समय में हो रहा है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि मैं इन दिनों आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऐसा थोड़ी कि मैं डेली आपको पढ़ा रहा हूँ या अभी हर समय पढ़ा ही रहा हूँ, 24 घंटा तो वो काम नहीं कर सकता ना। तो मैं यहाँ पर इस बात को जो कह रहा हूँ, तो ये मतलब इन दिनों, मतलब आज आसपास के दिनों में ये काम कर रहा हूँ, 2-3-4 दिन पे लगातार ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम जो है इस तरह से यूज़ किया जाता है, मतलब जो आसपास के समय में, इन दिनों के समय में हो रहा हो। और इनमें यही दो शब्द जो हैं वो प्रचलित हैं, आसपास लिखा रहेगा या आजकल लिखा रहेगा या इन दिनों लिखा रहेगा, ठीक है।
तो जैसे आप इसका अंग्रेज़ी देख सकते हैं, मैं आजकल फ्रेंच सीख रहा हूँ। मतलब आजकल सीख रहा हूँ मतलब कि ऐसा थोड़ी कि मैं 24 घंटे फ्रेंच सीख रहा हूँ आजकल, है ना, लगातार तो ये नहीं होगा। मतलब आज सीखा, कल सीखा, थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू नहीं है कि अभी भी वही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है ये। मतलब बोलते वक्त ज़रूरी नहीं कि ये जारी रहे। आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज़, यहाँ आजकल का अंग्रेज़ी दीज डेज़, और इन दिनों का अर्थ होता है नाउ ए डेज़। नाउ ए डेज़ को एक साथ लिखते हैं, नाउ ए डेज़ अलग अलग मत लिखिएगा, ठीक है। वह इन दिनों गणित पढ़ रहा है, तो ही इज़ रीडिंग मैथमेटिक्स नाउ ए डेज़, ओके। आगे हम देखें कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, ऐसे घटनाओं के बारे में बताने के लिए जो भविष्य में होने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि उस कार्य को बताने के लिए जो भविष्य में होने जा रहा है, ठीक, वही चीज़ मैंने हिंदी में बताया। अर्थात भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए होता है। मतलब कि जो फिक्स है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हर एक वो काम जो फिक्स होगा वो इस श्रेणी में आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखें, प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज़ कमिंग टुमारो, है ना। मैं अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। फिर है, अगले वर्ष हम गाड़ी खरीद रहे हैं, वी आर बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर। अब इन तीनों वाक्यों को ध्यान से देखें। यहाँ पर जो है उस बात के बारे में बताया जा रहा है जो अभी हुआ नहीं है, जो आने वाले समय में होने वाला है, मतलब पूर्व निर्धारित है और निश्चित है, ठीक है। जो निश्चित हो, पूर्व निर्धारित हो और किसी व्यक्ति के किसी कार्य को करने के निर्णय के बारे में बताता हो, उसके बारे में ही इस टेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ सारे उदाहरणों से। चौथा इसका प्रयोग जो है वो इस प्रकार से है कि टू एक्सप्रेस एन इंटेंशन और लाइक्लीहुड टू डू एनी वर्क। मतलब कि यहाँ पर इंटेंशन का अर्थ होता है किसी काम को करने का इरादा, ठीक। लाइक्लीहुड का अर्थ होता है संभावना। तो किसी कार्य के इरादे या संभावना का बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हम बताएं कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तो ये मेरा इरादा है किसी काम को करने का, अभी पकड़ थोड़ी रहे हैं, ठीक है। ये दिखा रहा है कि ये वर्तमान में वो काम अभी हो नहीं रहा है, मैं जा रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं मछली थोड़ी पकड़ रहा हूँ। तो ऐसे काम है कि मैं मरने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डाई। हम लोग मैच खेलने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच, है ना। तो ऐसे वाक्यों में जहाँ पर काम करने के इरादे, संभावना इत्यादि का बोध होता हो, उसे हम लोग इस श्रेणी में रखते हैं, और मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही उसका अनुवाद किया जाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाले एकदम विशेष शब्द हैं, एकदम इसको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है कि निम्नलिखित क्रियाओं का सामान्यतः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। यहाँ पर लिखा है जो शब्द आपको दिए गए हैं वो सारे शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। मतलब होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन सामान्य रूप में जैसे वर्ब आईएनजी फॉर्म में है वो यूज़ नहीं करेंगे। जैसे सी में आईएनजी लगाए, सीइंग नहीं होगा, हियरिंग नहीं होगा, स्मेलिंग नहीं होगा, नोटिसिंग नहीं होगा, है ना। ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। जैसे इसको 4 श्रेणी में बांटा गया है, जैसे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन है, जिस मतलब कि अनुभव करने के ये शब्द हैं। जैसे सी है मतलब देखना, हियर, स्मेल, नोटिस, फील, टेस्ट, है ना। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स के काम है, आप ये भी जानते होंगे कि देखना हमारे आँखों का काम है, सुनना हमारे कान का काम, सूंघना नाक का काम, नोटिस करना ये भी आँखों का काम है, फील करना, महसूस करना स्किन का काम है, टेस्ट करना ज़बान का काम है, ओके। वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग मतलब जो कि कुछ प्रतीत करते हों, ऐसे शब्दों के लिए जिसमें अपीयर है, लुक है, सीम है, ठीक है। और फिर है वर्ब ऑफ इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड और थिंकिंग, मतलब कि जो हमारे इमोशन को बताते हो, हमारे दिमाग की स्थिति को बताते हो, हमारे विचार को बताते हों, ऐसे शब्दों के लिए भी हम लोग इस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये शब्द भी प्रयोग नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे वांट है, जैसे वांटिंग का नहीं होगा प्रयोग, विश का नहीं होगा, डिज़ायर नहीं होगा, फील, लाइक, डिसलाइक, हेट, लव, होप, डाउट, बिलीव, डिसबिलीव, ये सब जितने भी शब्द हैं, थिंक है, सपोज है, एग्री है, कंसीडर, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, मीन, माइंड, ओके। ये सब के सब जो वर्ब्स हैं इनका प्रयोग आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर, मतलब इनके साथ आईएनजी लगाकर बिल्कुल भी प्रयोग न करें, ये गलत हो सकता है। इस बात को एकदम ध्यान रखें। वर्ब डिनोटिंग पोसेशन, पोसेशन का मतलब अधिकार, ठीक है।
अधिकार के लिए जैसे हैव है, हैव में आईएनजी हैविंग लगता है। हैव जो है ध्यान दीजिएगा ये एक सहायक क्रिया के रूप में भी प्रयोग होता है और एक क्रिया के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है। यहाँ हैव हैज़ का प्रयोग टेंस के रूप में नहीं किया गया है, होने के सेंस में, अधिकार के सेंस में किया गया है, ठीक है। तो आउन मतलब अधिकार होता है, पोसेसन का अर्थ भी अधिकार होता है, कंटेन का मतलब धारिता होता है, किसी का मतलब उसका अधिकार ही है समझिए, या कंसिस्ट है, बिलोंग है, ये सब शब्द जो हैं इनका भी प्रयोग जो है आप यहाँ देख पा रहे हैं। जितने भी शब्द हैं इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बिल्कुल ना करें, मतलब वर्ब आईएनजी फॉर्म में ना करें। एकदम ध्यान रखें इन शब्दों को। ये एक आपके लिए मतलब पहचानने का, एक गलती पहचानने का एक तरीका भी हो सकता है। जैसे अनुवाद की हम बात करें तो पहचान, आप देखिए जब हम अनुवाद करने जाएंगे तो अभी आपने जितने भी वाक्य देखे, जितने भी उदाहरण देखे, सब में आपने एक चीज़ कॉमन देखा होगा जो कि है इसकी पहचान, वो है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ, इस तरह के जितने भी हैं, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, रहा है, रही हो, रही हूँ इत्यादि रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। मतलब अंत में अगर ये लगा हुआ हो तो आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और आपको जो मैं स्ट्रक्चर इसके आगे बताने जा रहा हूँ उसका प्रयोग करके इन वाक्यों का अनुवाद आप करेंगे। चलिए स्ट्रक्चर पर आते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मेन मुख्य जो है यही वर्ब का चौथा रूप वर्ब आईएनजी जो है यही है। इसको आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले भी बताया कौन कौन से वर्ब ऐसे होंगे जिसमें नहीं लगाना है, ये चीज़ एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और फिर मैंने इज एम आर के प्रयोग के बारे में बताया कि इज़ का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जो कि आप पहले भी जान रहे हैं, ही, शी, इट और नेम है, उनके साथ इज़ का प्रयोग होता है। एम का प्रयोग आई के साथ केवल और केवल आई के साथ ही होता है और किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। आर का प्रयोग जो है अन्य सभी के साथ में आप कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका फर्स्ट पर्सन भी आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन में वी है, सेकंड पर्सन में यू, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दोनों है, और थर्ड पर्सन का प्लूरल जो है दे, और या फिर जो है प्लूरल नेम्स मतलब एक से अधिक नाम जो होंगे वो सब इसमें आप ले सकते हैं। इनके साथ आप आर का प्रयोग करेंगे, ओके। उदाहरण की बात करें तो लड़के शोरगुल कर रहे हैं, द बॉयज़ आर मेकिंग नॉइजेस, ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वाक्य के अंत में पहचान रहे हैं लिखा हुआ है। सब्जेक्ट इसमें जो है, जो सब्जेक्ट का मतलब होता है जो करता है, जो काम को कर रहा है। जैसे यहाँ लड़के शोरगुल कर रहे हैं तो लड़के हो गया यहाँ सब्जेक्ट, ठीक है। और लड़के बॉयज़ है, बॉयज़ का मतलब हो गया आपका प्लूरल, प्लूरल के साथ आपको लगाना है आर, तो आर लग गया। और उसके बाद वर्ब है यहाँ पर शोरगुल करना, तो मेकिंग नॉइज़। तो यहाँ पर जो है मेकिंग का प्रयोग वर्ब के आईएनजी के रूप में किया गया है और ऑब्जेक्ट जो है आपका नॉइज़ है। इसी तरह वे लोग कुछ करने जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू डू समथिंग। पहले यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया वे लोग, जिसके लिए दे का प्रयोग और दे के साथ आर लगता है, ये तो आप देख ही चुके हैं। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गोइंग टू डू, मतलब वर्ब एक गो भी है और एक डू भी है। मतलब यहाँ आप देख पा रहे हैं दो क्रियाएँ यहाँ पर मौजूद हैं, एक है करना और एक जाना। तो मैंने ऐसे केसेस पहले आपको बताए हुए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, जिसमें कि आपको बताया था दो क्रियाएं हो तो पहली क्रिया को जो है मतलब जो मुख्य क्रिया होगी उसको आप जो है दिए गए टेंस फॉर्म में करेंगे और जो दूसरी क्रिया होगी उसको आप इन्फिनेटिव रूप में करेंगे। तो यहाँ भी मैंने वही किया है कि वे लोग, पहले इसका बनाएंगे, वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग, फिर क्या है कुछ करने, तो टू डू समथिंग, ठीक है, वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू डू समथिंग। फिर तुम्हारे बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं, योर चिल्ड्रन आर रनिंग ऑन रोड, वह आजकल संगीत सीख रहा है, ही इज़ लर्निंग म्यूज़िक दीज डेज़। तो इस तरह से उदाहरणों को आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं, सेंटेंसेस इस तरह से लिखते जाएं, बनाते जाएं। और पिछले क्लास में मतलब पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा भी कि किन बुक्स का प्रयोग किया जाए इसके लिए। तो आप कोई भी बुक उठाएं, जो भी आपके सिलेबस की बुक हो, ग्रामर की बुक हो, ट्रांसलेशन की बुक हो, कोई भी आप किताब उठाएं, कोई भी किताब से आप बनाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको जब आप ये नियमों को ध्यान में रखेंगे। आप हर वाक्य से बना सकेंगे। रेफरेंस के लिए जैसे आर.के. सिन्हा की ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन बुक है, ग्रामर और ट्रांसलेशन ये दोनों बुक्स आपके पास होनी चाहिए आई थिंक, क्योंकि ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको आगे चल करके इंटर की पढ़ाई तक या फिर कहें तो इंग्लिश के अच्छे नॉलेज के लिए ये बुक्स काम आएंगी। ग्रामर और ट्रांसलेशन ये दोनों बुक शायद आप ख़रीद लें तो अच्छा ही रहेगा। सभी बच्चों को मैं कहता हूँ ये बात।
फिर अगर हमको निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, तो निगेटिव के लिए एक साधारण सा नियम याद रखें, नॉट का प्रयोग केवल और केवल एक सहायक क्रिया के साथ ही होगा, ठीक है। और इस वाक्य में सहायक क्रिया क्या है, ही, शी और इट। आप देख भी पा रहे हैं कि मैंने सहायक क्रिया ही, शी, इट, सॉरी गलती हो गई, इज़ एम आर, इज़ एम आर सहायक क्रिया है। इज़ एम आर के बाद जो है आपको नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप इसे जब इकट्ठा लिखते हैं कि इज़ प्लस नॉट तो इज़ेंट होता है, आर प्लस नॉट आरंट होता है, एम प्लस नॉट भी आरंट होता है, एमेंट नहीं होता है। ये पूरी तरह से अगर आप एमेंट लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रहे कि आई के साथ आरंट ही लगेगा, ना कि एमेंट। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। निगेटिव में इस बात का एकदम ध्यान रखा जाए कि नॉट का प्रयोग हमेशा सहायक क्रिया के बाद मतलब इज़ एम आर के बाद ही किया जाए। आगे चलते हैं वीडियो में। जैसे आप देख रहे हैं उदाहरण के लिए कि वर्षा नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग, ठीक है। यहाँ पर वर्षा होने के लिए रेन का यूज़ किया जाता है। वर्षा होना एक क्रिया है, यहाँ पर वर्षा सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे वाक्य जिसमें कि सब्जेक्ट अनुपस्थित हो तो आप उसमें इट का प्रयोग करके वाक्य को बनाएंगे। जैसे यहाँ वर्षा नहीं हो रही है तो इट इज़ नॉट रेनिंग। जनरली इसी वाक्य के साथ इट का प्रयोग किया जाता है, बहुत जगहों पर इसका प्रयोग नहीं है, यहीं इस वाक्य में इसका है। तो सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा है, सूर्य यहाँ पर सब्जेक्ट है, द सन लग गया और ये सिंगुलर है इसलिए इज़ लगा, और नॉट लगाना है इज़ के बाद, तो आप यहाँ लगा चुके हैं। और फिर शाइनिंग इन द स्काई, वर्ब के साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। बस आपको यही स्ट्रक्चर याद रखना है और आपका वाक्य बिल्कुल आसानी से बनेगा। जैसे मेरे दांत दर्द नहीं कर रहे हैं, माई टीथ आर नॉट एकिंग, ACHE, एक का मतलब होता है दर्द करना, ठीक है। तो उसको वर्ब में प्रयोग किया गया ACHING, माई टीथ इज़ नॉट, टीथ आर नॉट एकिंग। यहाँ ध्यान दीजिएगा, टूथ सिंगुलर होता है और टीथ प्लूरल होता है। तो अगर एक दांत के बारे में रहेगा कि मेरा दांत दर्द नहीं कर रहा है तो वहाँ पर लिखेंगे माई टूथ इज़ नॉट एकिंग, और जब प्लूरल होंगे मेरे दांत दर्द नहीं कर रहे हैं तो माई टीथ आर नॉट एकिंग। फिर हवा नहीं बह रही है, द विंड इज़ नॉट ब्लोइंग। ध्यान देंगे एक चीज़ और, हवा के बहने के लिए ब्लो का प्रयोग और पानी के बहने के लिए फ्लो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक बार फिर दोहरा दूं, हवा के बहने के लिए ब्लो का प्रयोग और पानी के बहाव के लिए फ्लो का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव में कि स्ट्रक्चर जैसे आप देख लें। इंट्रोगेटिव में मैंने एक और आपको हिंट दिया है, याद रखने का, किसी भी टेंस में इंट्रोगेटिव में बस जो वाक्य की सहायक क्रिया है, चाहे वो किसी भी टेंस की वाक्य हो, उसको उठाकर आप सबसे आगे वाक्य में प्लेस करें। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इज़ एम आर, इसको आप जब वाक्य में आगे ले आएंगे तो इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्म में ये वाक्य आ जाएगा। और अगर आपको नॉट लगाना हो तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं या फिर जो है इज़ेंट या आरंट का प्रयोग करें, ठीक है। फिर है क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसे इसका उदाहरण आप देखें कि एम आई नॉट टीचिंग या आरंट आई टीचिंग, ये दोनों सही हैं। आप चाहे एम आई नॉट का प्रयोग करें या आरंट का प्रयोग करें, ठीक है। फिर है क्या वह तुम्हारी मदद नहीं कर रही है, इज शी नॉट हेल्पिंग यू, ठीक है। क्या तुम एक गाड़ी खरीद रहे हो, आर यू बाइंग ए कार। तो इस प्रकार से आप वाक्यों को बनाएंगे। और उसके बाद जब हम आते हैं आगे वाक्यों में तो देखें, जैसे क्या सीता पत्र नहीं लिख रही है, इज सीता नॉट वर्किंग अ लेटर। फिर है इसका आप आगे वाक्य देखें, क्या सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही है, इज़ द गवर्नमेंट नॉट हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पर है क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म बिल्कुल इंट्रोगेटिव जैसा ही है, बस इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर है उसके आगे आपको क्वेश्चन वर्ड्स को लगा देना है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड आप उसके आगे लगा देंगे और बन जाएगा आपका वाक्य। जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज़ एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और अगर आपको इसमें नॉट का प्रयोग करना हो तो या तो आप उसको सब्जेक्ट के बाद लगाएं या इज़ एम आर के साथ लगाएं, लेकिन आप ध्यान रखें एम के साथ तो लगता नहीं है, तो इज़ेंट या आरंट। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को आप लिख सकते हैं। फिर है जैसे आप इसको देखेंगे कि आप मेरे यहाँ कब आ रहे हैं, तो कब यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द है, तो कब का इंग्लिश होता है व्हेन और सब्जेक्ट है यहाँ पर आप के लिए यू का प्रयोग करते हैं, तो यू की जगह पर क्या होगा, आर,
ठीक है। व्हेन आर यू कमिंग टू मी, मेरे पास आना मतलब मेरे यहाँ आना, दोनों का अर्थ एक ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टू मी का प्रयोग करेंगे। फिर है तुम अपनी जीविका का उपार्जन कैसे कर रहे हो, मतलब कैसे कमा रहे हो, ठीक है। हाउ आर यू अर्निंग योर लिवलीहुड, यहाँ पर जीविका का उपार्जन करना मतलब अर्निंग योर लिवलीहुड, ठीक है। हम लोग क्या सीख रहे हैं, व्हाट आर वी लर्निंग। सबसे पहले आप ध्यान रखें वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द है उसे आप आगे लेकर आएँ, और जब वो आगे आ जाए तो आप वाक्य को बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह बना सकते हैं। फिर अपना देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, वाई इज़ आवर कंट्री नॉट प्रोग्रेसिंग। फिर एक वाक्य ये है कि भारत की जनता अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं समझ रही है, तो इसको आप बनाएं कि क्या होगा इसका इंग्लिश। भारत की जनता अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं समझ रही है, सबसे पहले क्यों का इंग्लिश हो गया वाई, ठीक है। उसके बाद भारत की जनता ये एक समूहवाचक के रूप में लिया गया जिसके लिए इज़ का प्रयोग करेंगे। वाई इज़ द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वाई इज़ द पीपल ऑफ इंडिया नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इस तरह से देखें, यहाँ पर मैंने लिखा भी है वाई इज़ द पीपल ऑफ इंडिया नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब यहाँ पर थोड़ा स्पेशल रूल की बात करेंगे कि जिन वाक्यों में दो क्रियाएं हों, जो कि उधर मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि दो क्रियाओं वाले वाक्य में क्या करना है, मुख्य क्रिया का अनुवाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे और दूसरी क्रिया को आप इन्फिनेटिव फॉर्म में मतलब 2+V1 के रूप में करेंगे। जैसे कि वह मरने जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू डाई। वे लोग कुछ करने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू, कुछ नहीं करने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू डू नथिंग, ठीक है। इस तरह से आप बनाएंगे। जैसे क्या वह एक पुस्तक खरीदने जा रहा है, इज़ ही गोइंग टू बाय ए बुक। क्या तुम्हारा दोस्त शादी नहीं करने जा रहा है, इज़ योर फ्रेंड नॉट गोइंग टू गेट मैरिड। क्या तुम क्या करने जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। फिर है यहाँ पर सीता गाना गाने क्यों नहीं जा रही है, वाई इज़ सीता नॉट गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से आप वाक्य को बना सकते हैं। और इसके दूसरे प्रकार में जो है कि वही बात है कि जिस वाक्य से ये पता चले कि किसी कार्य को किस प्रकार किया जाता है या कार्य करने के ढंग को बताता हो। जिसमें हाउ टू वाला सेंटेंस मैंने पिछली बार बताया था, वो इसमें भी प्रयोग किया, लेकिन ये बहुत ही कम, ये लिमिटेड हो जाता है। लिमिटेड क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने वहाँ पर बहुत सारे शब्दों को हटा दिया है, मतलब बहुत सारे वर्ब्स इसमें प्रयोग नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ अधिकतर लर्निंग वाला जो है, लर्न शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वांटिंग तो यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है, लाइकिंग का यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसे शब्द का जब प्रयोग नहीं होगा तो ये लिमिटेड हो जाते हैं, ऐसे वाक्य बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो इसको मैंने बता दिया है, आप ध्यान में रखें। जैसे कि वह गाड़ी चलाना सीख रही है, सीख रही है, तो यहाँ शी होना चाहिए, गलती हो गई मुझसे, शी यहाँ पर लिखेंगे। शी इज़ लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार, यहाँ शी आप कर देंगे। फिर है मैं पतंग उड़ाना सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग हाउ टू फ्लाई ए काइट। तुम्हारा दोस्त गाड़ी चलाना क्यों नहीं सीख रहा है, वाई इज़ योर फ्रेंड नॉट लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार। तो बच्चों इस प्रकार से आप जो हैं हमारे इस वाक्यों को समझ सकते हैं, हमारे टेंस को समझ सकते हैं। आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात की है। कल फिर से वीडियो आएगी और अब से मैं कोशिश करूँगा ये आपको रेगुलर मिले, क्योंकि थोड़ी से पूजा पाठ का दिन था, मैं खुद फास्टिंग में था एंड इस कारण से जो नहीं हो पा रहा था। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये रेगुलर वीडियोज़ मिल सकें। कल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा स्टडी आप भी करके आएँ और मैं अपनी तरफ से बेहतर नोट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने किसी भी शिकायत के लिए, सुझाव के लिए या फिर कोई भी दिक्कत हो उसके लिए आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।